हेलो दोस्तों, आज अपन शुरू कर रहे हैं जॉन मिल्टन। पिछले वीडियो में हमने बेन जॉनसन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी और आज अपन करेंगे जॉन मिल्टन के बारे में। तो आइए देखते हैं। जॉन मिल्टन 1608-1674 वॉज ए प्री एमिनेंट इंग्लिश पोइट। प्रमुख अंग्रेजी कवि थे ये। इंटेलेक्चुअल हुज लाइफ मिरर्ड इन द tumultuous political and the religious shifts from the 17th century England, best known for his epic Paradise Lost। पैराडाइज लॉस्ट के लिए ये सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, जो कि उनका सबसे मुख्य वर्क था, जो कि 1677 में लिखा गया था। मिल्टन्स हिस्ट्री इज डिफाइंड बाय स्टॉन्च रिपब्लिकनिज्म एंड द रेडिकल एडवोकेसी फॉर पर्सनल लिबर्टी। इनकी निजी स्वतंत्रता के लिए जाना जाता है एंड रिमार्केबल फीट ऑफ कंपोजिंग हिज ग्रेटेस्ट वर्क वाइल कम्प्लीटली ब्लाइंड। उन्होंने जो पैराडाइज लॉस्ट था और उनका पैराडाइज रिगेंड था, जो उनके मुख्य वर्क्स हैं, वो उन्होंने जब उस समय लिखे थे जब वो कम्प्लीटली ब्लाइंड थे। हिस्टोरिकल टाइमलाइन ऑफ हिज लाइफ, उनके जीवन की हिस्टोरिकल टाइमलाइन। अर्ली ईयर्स, उनके जीवन के जो शुरुआती साल थे 1608 से 1638 तक। लंदन में इनका जन्म हुआ था। ए सक्सेसफुल स्क्रिवनर एंड कंपोजर, मिल्टन वॉज इमर्स्ड इन अकेडमिया फ्रॉम ए यंग एज। ये अपने युवावस्था में ही अकेडमिया में इमर्स्ड हो गई। ही अटेंडेड सेंट पॉल्स स्कूल एंड क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज के क्राइस्ट कॉलेज में उन्होंने अपना एडमिशन लिया और उससे पहले ये सेंट पॉल स्कूल में पढ़ रहे थे। वेयर ही अर्न हिज BA एंड MA ड्यूरिंग दिस टाइम। इस समय उन्होंने अपने BA और MA का कोर्स कंप्लीट कर लिया। ही रॉट अर्ली पोएम्स, उन्होंने ये कविताएं लिखी। ला एलिग्रो एंड इल पेंसरोसो। ला एलिग्रो मीन्स होता है हैप्पी मैन और इल पेंसरोसो का मतलब होता है द मेलंकली मैन। इनके जीवन का एक दौर ये भी आता है जब 1632 से 1638 तक, जब वो हॉटन में रहते हैं उनके पिता के घर पे। 1632 से लेकर 1638 तक 6 साल तक वो हॉटन में रहते हैं और वहाँ पर वह प्राइवेट स्टडी करते हैं। द ग्रैंड टूर 1638 से 1639, मिल्टन एम्बार्क्ड ऑन ए 15-month जर्नी थ्रू यूरोप, प्राइमरली फ्रांस, इटली, मीटिंग लीडिंग इंटेलेक्चुअल लाइक द एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली के साथ, जो कि क्या थे, एस्ट्रोनॉमर थे। उनके साथ यूरोप की यात्रा की थी इन्होंने। एंड सिविल वॉर और पॉलिटिकल करियर में उनका क्या इम्पोर्टेंस है। सिविल वॉर एंड द पॉलिटिकल करियर 1641 से 1660 तक। रिटर्न टू इंग्लैंड एट द वन ऑनसेट ऑफ द सिविल वॉर। सिविल वॉर के ड्यूरिंग ये वापस यूरोप आए थे, इंग्लैंड आए थे। राइटिंग रेडिकल प्रोज, हास्यास्पद इन्होंने प्रोज लिखे थे। डिफेंडिंग डिवोर्स, जो कि डिवोर्स को डिफेंड करते हैं। फ्रीडम ऑफ द प्रेस, एरियोपेगिटिका जो कि US का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी इसको अपनाया गया है। एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग चार्ल्स फर्स्ट, और इसी के अकॉर्डिंग किंग चार्ल्स फर्स्ट को यहाँ पे उसको एग्जीक्यूशन दिया गया, फांसी दी गई। ही सर्व्ड एज ए सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग्स, वह विदेशी भाषाओं के मंत्री भी रहे थे। और जब रहे थे जब उस समय ओलिवर क्रॉमवेल्स का कॉमनवेल्थ में उनका शासनकाल था, जो कि 1649 के बाद में माना जाता है, क्योंकि चार्ल्स फर्स्ट को वहाँ पे फांसी दे दी जाती है और ओलिवर क्रॉमवेल के नेतृत्व में सरकार बनती है। हैंडलिंग इंटरनेशनल लैटिन कॉरेस्पॉन्ड्स एंड स्टेट प्रोपेगेंडा को उन्होंने संभाला था। उसके बाद रेस्टोरेशन एंड द लेट मास्टरपीस, उनके जो बाद में आने वाली मास्टरपीस और रेस्टोरेशन किसका, चार्ल्स सेकंड का, 1660 से लेकर 1674 तक। आफ्टर द मोनार्की इज रिटर्न, मिल्टन वॉज द ब्रीफली इम्प्रिजन्ड and forced into hiding despite total blindness, which occurred by 1652 and political defeat. He had published Paradise Lost in 1677, followed by Paradise Regained and Samson Agonist in the 1671। मिल्टन ने 1667 में पैराडाइज लॉस्ट लिखा था और उसके बाद पैराडाइज रिगेंड लिखा था 1671 में, और उसी साल लिखा था सैमसन एगोनिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं लेसर नॉन एंड ऑब्सक्योर
फैक्ट्स, द लेडी ऑफ क्राइस्ट। एक कैम्ब्रिज मिल्टन वॉज गिवन दिस निकनेम, उनका ये निकनेम था बाय फेलो स्टूडेंट्स, जो उनके साथी विद्यार्थियों ने दिया था, ड्यू टू हिज फेयर कॉम्प्लेक्सन एंड डेलिकेट फीचर्स एंड द प्रिसीव्ड प्यूरिटिनिकल चैस्टिटी। जब ये क्राइस्ट कॉलेज में जाते थे तब ये इन्होंने अपनी सुंदरता, इसके कारण इनको लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता था, जो कि इन्हीं के दोस्तों के द्वारा कहा जाता था। सस्पेंडेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी, इनको यूनिवर्सिटी से सस्पेंड कर दिया। ही वॉज लाइकली रेस्टिकेटेड सस्पेंडेड ड्यूरिंग हिज फर्स्ट ईयर एट कैम्ब्रिज आफ्टर ए फिजिकल और पर्सनल क्वारल विथ हिज ट्यूटर विलियम चैपवेल। विलियम चैपवेल के साथ लड़ाई के कारण इसको यूनिवर्सिटी से जॉन मिल्टन को बाहर निकाल दिया गया था। रेस्टिकेटेड मतलब होता है अस्थायी निलंबन। इन्वेंटर ऑफ वर्ड्स, मिल्टन इज credited with introducing many new words of the English language including pandemonium, original meaning in all demons। जॉन मिल्टन को इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत सारे शब्दों का जनक भी माना जाता है। मार्शियल कंट्रोवर्सी, हिज फर्स्ट मैरिज 17 ईयर्स ओल्ड मैरी पॉवेल, इनकी पहली शादी 17 वर्ष की मैरी पॉवेल के साथ शादी हुई थी। वॉज सो डिजास्टर दैट सी लेफ्ट हिम विद इन ए मंथ, जिसने जॉन मिल्टन को एक महीने के अंदर अंदर ही छोड़ दिया था। प्रॉम्प्टिंग हिम टू राइट ए सीरीज ऑफ द रेडिकल प्रोज, उसके बाद इन्होंने रेडिकल प्रोजेस लिखना स्टार्ट किए थे। ये उनके जीवन के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ब्रिटिश स्ट्रीट लंदन, जो कि यूके में, इस बर्थ प्लेस, जो उनका जन्म स्थान है। द फैमिली होम वॉज मार्क्ड विद इन द साइन ऑफ द स्पिरिट कॉलेज ईगल। ये उनके जीवन, जब उनका जन्म हुआ था तब इनका यहाँ पर परिवार था और ये इसी परिवार में इनका जन्म हुआ था। क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज से संबंधित प्राप्त है। वेयर ही रिसीव्ड हिज यूनिवर्सिटी एजुकेशन एट द निक नेम द लेडी ऑफ क्राइस्ट, जहाँ से इनको लेडी ऑफ क्राइस्ट का निक नेम मिला था। फ्लोरेंस इटली, द साइट वेयर मिल्टन मैट एन एल्डरली ब्लाइंड गैलीलियो गैलीली से मिले थे जिस जगह पर, वाइल लेटर वॉज अंडर हाउस अरेस्ट, बाद में इसका घर अरेस्ट कर लिया गया था। मिल्टन कॉटेज चैलफॉन्ट सेंट गिल्स यूके, हिज ओनली सर्वाइविंग होप, जो उनका सिर्फ जीवन यापन के लिए जो घर था वो। वेरी फिनिश्ड पैराडाइज लॉस्ट, जहाँ से उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट, जो कि 1667 में लिखा गया था, उसको यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट किया था। वाइल स्केपिंग द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन, लंदन के ग्रेट प्लेग से बचते हुए। ग्रेट फायर ऑफ लंदन एंड ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन, ये 1664 और 1665 में आए थे। उनसे बचने के लिए इन्होंने इस मिल्टन्स के कॉटेज में इन्होंने यहाँ पे अपना जीवन यापन किया था और ग्रेट प्लेग से ये बचे रहे थे। सेंट गाइल्स विदाउट क्रिप लेगेट लंदन यूके में, द सर्च वेयर जॉन मिल्टन वॉज ब्यूरिड इन द 1674, 1674 में जब जॉन मिल्टन की मृत्यु होती है तब इनको यहाँ पे दफनाया गया था। मिल्टन के राइटिंग्स के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि मिल्टन कौन सी एज से बिलोंग करते हैं। मिल्टन प्यूरिटन एज से बिलोंग करते हैं, जो कि रेनेसां में थी। किस में थी? रेनेसां में। रेनेसां के कितने पार्ट हैं? रेनेसां के पार्ट हैं प्यूरिटन एज से ये बिलोंग करते हैं। द प्यूरिटन एज नेम्ड आफ्टर, प्यूरिटन एज का जो नाम है वो द राइज ऑफ प्यूरिटन मूवमेंट के शुरू होने के बाद पड़ा था, जो कि इंग्लैंड में 17वीं सेंचुरी में शुरू होता है। प्यूरिटन्स वर ए ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग प्रोटेस्टेंट का ग्रुप था, जो कि इंग्लिश भाषी लोग थे। हु वर डिससेटिस्फाइड विद द रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट, जो कि धार्मिक सुधारों से असंतुष्ट थे। कैरिड आउट ड्यूरिंग द रेन ऑफ द क्वीन एलिजाबेथ, जो कि क्वीन एलिजाबेथ के शासनकाल से चले आ रहे थे। दे वांटेड ए कंप्लीट प्यूरिफिकेशन, वो प्यूरिफिकेशन चाहते थे ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड के चर्च का प्यूरिफिकेशन चाहते थे। एंड द रिमूवल ऑफ प्रैक्टिस सच एज हेरारिकल लीडरशिप, वो चाहते थे कि जो मोनार्की वाला सिस्टम है उसको हटाया जाए, उसको उखाड़ फेंका जाए और यहाँ पर क्या आना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशंस और असेंबली की स्थापना होनी चाहिए। दे वांटेड वेस्टमेंट्स एंड वेरियस रिचुअल्स ऑफ द चर्च विच वर एसोसिएटेड विद रोम, जो कि रोम के चर्च के साथ जुड़े हुए थे। दे स्टूड फॉर वॉट दे बिलीव्ड वॉज प्योर क्रिश्चियनिटी, वे सिर्फ और सिर्फ प्योर क्रिश्चियनिटी में ही बिलीव करते थे। लिटरेचर ऑफ द प्यूरिटन एज वॉज करेक्टराइज्ड बाई स्पिरिट ऑफ सोम्बरनेस एंड सैडनेस एंड पैसिविज्म एंड पेंसिवनेस।
पेंसिनेस से बिलोंग करता है इनका लिटरेचर। दिस टाइम पीरियड saw very little theatrical activity in England as the Puritan considered theatre as immoral and depraved। उन्होंने अनैतिक और इनको अनैतिक और भ्रष्ट माना। किसको? थिएटर्स को। विद द आउटब्रेक ऑफ द सिविल वॉर थिएटर्स वर क्लोज्ड डाउन इन द 1642 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्यूरिटनिज्म। प्यूरिटन के इन्फ्लुएंस के अंदर 1642 में इन्होंने थिएटर्स को बंद करवा दिए थे, जो कि 1660 रेस्टोरेशन पीरियड तक वापस बंद ही रहे थे। उसके बाद आता है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन जो कि इस पीरियड का सबसे बड़ा लिटरेरी फिगर है। हु वाज द novelist representative of the Puritan spirit, is the only notable poet of the Puritan age। नोटेबल पोइट ऑफ प्यूरिटन एज, वह एक जाना माना प्यूरिटन एज का सबसे बड़ा राइटर है। प्यूरिटन एज द सिविल वॉर वॉज द रिजल्ट ऑफ द पावर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द किंग एंड द पार्लियामेंट। मिल्टन टुक द पार्लियामेंट्री साइड इन द सिविल वॉर। जब सिविल वॉर स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पर दो चीज़ों के बीच विवाद था, एक तो द किंग और द पार्लियामेंट, जिसमें दो पार्टियाँ थी, द विग एंड द टोरी पार्टी। विग वो थे जो पार्लियामेंट लाना चाहते थे और टोरी वो थे जो मोनार्की लाना चाहते थे। मिल्टन जिस समय सिविल वॉर की साइड ले रहा था वो ले रहा था पार्लियामेंट्री साइड। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द कॉन्टिनेंट, वहाँ से लौटते समय मिल्टन बिकेम मोर इन्वॉल्व्ड इन द पॉलिटिक्स अफेयर ऑफ द टाइम। मिल्टन जब वहाँ से वापस लौटा तब वो सब पहले से ज़्यादा पॉलिटिकल मामलों में उलझ गया। मोस्ट ऑफ हिज प्रोज वर्क, उसके जो अधिकांश प्रोज वर्क है वह रिटर्न ड्यूरिंग द मिडिल पीरियड ऑफ द मिल्टन्स लाइफ 1640 से 1616 तक। दीज राइटिंग्स लैक्ड ऑफ द कोहेरेंस एंड यूनिटी, इसमें एकता की कमी है और उसके कोहेरेंस की कमी है। विच कुड बी ट्रेस्ड इन हिज पोइट्री, जो कि उसकी पोइट्री में भी देखा जा सकता है। बिकॉज ऑफ दिस मिल्टन हैज़ कॉल्ड हिज प्रोज राइटिंग इन्फीरियर। मिल्टन की जो प्रोज राइटिंग है उसको इन्फीरियर यानी कि घटिया या नीच माना जाता है। इन टोटल मिल्टन हैज़ रिटन 25 pamphlets of which 4 are written in Latin and 21 pamphlets in English। मिल्टन ने 25 पैम्पलेट्स लिखे थे जिनमें से 4 लैटिन में लिखे गए हैं और 21 लिखे गए हैं इंग्लिश में। आफ्टर ए कॉन्ट्रोवर्सी विथ बिशप हॉल और एपिसोकेपेसी, जो चर्च का पद होता है उसको कहते हैं एपिसोकेपेसी, उसके ऊपर बिशप हॉल के साथ इनकी कॉन्ट्रोवर्सी चलती थी एंड मिल्टन स्टार्टेड राइटिंग पैम्पलेट्स, और मिल्टन ने पैम्पलेट्स लिखना स्टार्ट किया। जब मिल्टन की वाइफ मैरी पॉवेल उसको छोड़ के चली जाती है उस समय मिल्टन 2 पैम्पलेट्स लिखते हैं। पार्लियामेंट विच वॉज देन डोमिनेटेड बाय द प्रेस्बाइटेरियन पार्टी। प्रेस्बाइटेरियन ये भी चर्च का एक पद होता है। पास्ड एन एक्ट which it was required that all books have to acquire a license by an official censor before being published। इसमें यह लिखा गया था कि कोई भी वर्क, कोई भी प्रोज पब्लिश करने से पहले ऑफिशियल सेंसर से उसको लाइसेंस लेना होगा, अन्यथा उसको पब्लिश नहीं करने दिया जाएगा। द पार्लियामेंट्स मेन मोटिव, पार्लियामेंट का मेन मोटिव वॉज टू कीप ए चेक ओवर द व्यूज एंड ओपिनियंस ऑफ द ऑपोजिशन एज मोस्ट ऑफ द मिल्टन्स प्रोज वर्क्स बेस्ड ऑन द सम बर्निंग इश्यूज ऑफ हिज टाइम। मिल्टन्स के जो वर्क्स थे वो तो उस समय के हालिया मुद्दों पर, समसामयिक मुद्दों पर ही आधारित थे, लेकिन पार्लियामेंट का इसके पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि वह लोगों के ओपिनियंस और विरोधाभासियों के ओपिनियंस को जानना था। मिल्टन हार्डली गॉट एनी टाइम टू री एग्जामाइन हिज प्रोज वर्क बिफोर पब्लिशिंग, बिकॉज ऑफ दैट मोस्ट ऑफ हिज मिल्टन प्रोज वर्क्स वर डिसऑर्डर्ड एंड लैक्ड बोथ ह्यूमर एंड द सेल्फ रेस्ट्रेंट। मिल्टन ने कभी भी अपने प्रोज वर्क की तरफ दोबारा ध्यान दिया ही नहीं, और उसके जो भी प्रोज वर्क हैं वो सारे के सारे डिसऑर्डर हैं जिनमें ह्यूमर और सेल्फ रेस्ट्रेंट की कमी है, जिसमें संयम और ह्यूमर की कमी है। मिल्टन्स ओपिनियंस रिकॉर्डेड इन दीज वर्क्स वर मोस्टली सब्जेक्टिव, जो कि एकदम व्यक्तिपरक लिखे गई हैं। जॉन मिल्टन 1608 to 1674। मिल्टन इज कॉल्ड, मिल्टन को किन नामों से पुकारा जाता है? मिल्टन को लेडी ऑफ लाइट, डिवाइन पावर के नाम से भी पुकारा जाता है। लेडी ऑफ क्राइस्ट, जो कि हमने बताया कि क्राइस्ट कॉलेज में उनको उनके दोस्त के द्वारा बुलाया जाता था। मिल्टन बिकेम कम्प्लीटली ब्लाइंड, मिल्टन कब कम्प्लीट रूप से अंधे हो गए थे? एट द एज ऑफ 1630
1653, ये जो गलत लिखा हुआ है 1652 है सही इसका। और 44 एज थी जब उन्होंने अपनी आई साइट को क्या कर दिया, लॉस्ट कर दिया था। ही वॉज ए प्यूरिटन, वो प्यूरिटन थे। ही सपोर्टेड ओलिवर क्रॉमवेल और राउंड हेडेड ड्यूरिंग द सिविल वॉर, सिविल वॉर के समय वो ओलिवर क्रॉमवेल को सपोर्ट करते थे और राउंड हेड्स कहलाते थे उनके सिर उस राउंड हेडेड के चक्कर में कटे होते थे। 1649 1658 ओलिवर क्रॉमवेल, इतने समय में ओलिवर क्रॉमवेल की सरकार बनी थी और 1658 के बाद उसका बेटा आ जाता है रिचर्ड क्रॉमवेल। ओलिवर क्रॉमवेल का बेटा कौन आता है, रिचर्ड क्रॉमवेल। मिल्टन्स फर्स्ट लैटिन एलिजी थी एलिजिया प्राइमा। मिल्टन ने पहली लैटिन एलिजी लिखी थी एलिजिया प्राइमा। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एप्रिसिएटेड पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट को डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने उसको एप्रिसिएट किया है, उसकी प्रशंसा की है। उसमें उन्होंने कहा है कि पोइम विच विद रेस्पेक्ट टू डिज़ाइन में क्लेम द फर्स्ट प्लेस एंड विद रेस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस। उन्होंने कहा है कि मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में पहला स्थान परफॉर्मेंस को दिया गया है और दूसरा स्थान अमंग द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन माइंड, मानव के मस्तिष्क के उत्पादन को दिया गया है। जब मिल्टन कैम्ब्रिज कॉलेज में पढ़ते थे तो मिल्टन को कहा जाता था लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता था। 1626 में ही रॉट फर्स्ट लैटिन एलिजी चार्ल्स डायोडेटी, उनको ही लिखी थी उन्होंने पहली एलिजी जो कि अपने ऊपर देखी थी लैटिन एलिजी एलिजिया प्राइमा जो उन्होंने लिखी थी वो चार्ल्स डायोडेटी को ही डेडिकेट की गई है। ही रॉट अनदर एलिजी, उन्होंने एक दूसरी और एलिजी लिखी थी लिसिडस 1638 ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग उनका अच्छा मित्र था, उसकी मृत्यु पर उन्होंने लिखी थी। सैमुअल जॉनसन इन हिज लाइफ ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स रॉट अबाउट मिल्टन के बारे में उन्होंने लिखा कि इट अपीयर्स इन ऑल हिज राइटिंग्स दैट ही हैज़ द यूजुअल concomitant of great ability, a lofty and steady confidence in himself, perhaps not without some contempt of others, for scarcely any man ever wrote so much and praised so few। इनमें सैमुअल जॉनसन ने कहा था कि जिसमें सैमुअल जॉनसन की किताब लाइफ ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स उन्होंने लिखी थी, जिसमें लाइफ ऑफ मिल्टन में उन्होंने कहा था कि जो मिल्टन की जो सारी की सारी राइटिंग है उसमें यूजुअल कमिटेंट हुआ है, ग्रेट एबिलिटीज़ महान योग्यताओं का प्रदर्शन हुआ है। ए लॉफ्टी एक ऊंचा और स्थिर आत्मविश्वास इसमें दिखाई देता है। परहैप्स शायद नॉट विदाउट सम कंटेम्प्ट अदर्स, दूसरों की तुलना में फॉर स्केर्सली यानी शायद किसी ने ही एनी मैन हैवर रॉट सो मच इतना ज़्यादा लिखा हो और इतना कम इसकी प्रशंसा की हुई हो। उसके दो मास्क आर्केड्स एंड कॉमर्स वर बोथ कंपोज्ड फॉर नॉट नोबल पैट्रन्स, उनके जो दो मास्क थे आर्केड्स और कॉमर्स थोड़ा बड़ा मार्क्स है और फेमस है, आर्केड्स उनका सबसे छोटा स्वांग है, मास्क कहते हैं स्वांग। वर बोथ कंपोज्ड फॉर नोबल पैट्रन्स कनेक्शन ऑफ द एगर्टन फैमिली के लिए उन्होंने यह लिखा था 1632 और 1634 रेस्पेक्टिवली, उनके सम्मान में लिखता। मिल्टन्स फर्स्ट फॉरे इनटू पॉलिटिक्स, उनका फर्स्ट फॉरेन उनका पहला धावा या आक्रमण कौन किसके ऊपर था, ऑफ रिफॉर्मेशन टचिंग चर्च डिसिप्लिन इन इंग्लैंड 1641 फॉलोड बाय ऑफ द प्री लैटिकल एपिसोकेपिसी के ऊपर था। 1644 ही रॉट ए शॉर्ट ट्रैक्ट ऑफ एजुकेशन के ऊपर उन्होंने एक प्रोज लिखा था, आर्गुइंग रिफॉर्म टू द नेशनल यूनिवर्सिटीज़, जो कि नेशनल यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर तर्क वितर्क करता है। 1652 मिल्टन वेंट कम्प्लीटली ब्लाइंड, 1652 में मिल्टन पूरी तरह से अंधे हो गए थे। 1659 में उन्होंने ए लेटर टू ए फ्रेंड कंसर्निंग द रैप्चर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ, उन्होंने अपने मित्र को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने रंप पार्लियामेंट के बारे में बताया था। मिल्टन्स पब्लिश्ड माइनर प्रोज वर्क्स सच एज ए ग्रामर टेक्स्ट बुक, आर्ट ऑफ लॉजिक एंड हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। मिल्टन ने पब्लिश किए थे उनके छोटे प्रोज वर्क्स को जिसमें ग्रामर की टेक्स्ट बुक थी और आर्ट ऑफ लॉजिक और हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन थी उसमें। 1674 में मिल्टन डाइड किडनी के फेल होने से मिल्टन की मृत्यु हो जाती है 1674 ईस्वी में। मिल्टन कलेक्टेड हिज वर्क्स इन 1645 पोइम्स पब्लिश्ड बाई हम्फ्री मॉसले के द्वारा मिल्टन की पोइम्स को पब्लिश किया गया था। मिल्टन्स थियोलॉजिकल व्यूज आर प्रेजेंटेड इन हिज डाई डॉक्ट्रिना
क्रिशना इन हिज ऑल्सो एक्सप्रेस सपोर्ट फॉर पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब होता है बहुविवाह। वो बहुविवाह के समर्थक थे अपने थियोलॉजिकल व्यूज़ में। इन हिज 1641 ट्रीटाइज ऑफ रिफॉर्मेशन की संधि मिल्टन एक्सप्रेस्ड हिज डिसलाइक फॉर कैथोलिसिज्म एंड एपिस्कोपेसी। इसमें उन्होंने सभी के लिए पॉलीगैमी नहीं अपनाया था, उन्होंने यह कहा था सिर्फ यह कैथोलिसिज्म के लिए नहीं है। 1643 में उन्होंने द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स लिखा था। जॉन ड्राइडन बिगेन द ट्रेंड, उन्होंने ट्रेंड शुरू किया था डिस्क्राइबिंग मिल्टन एज द पोइट ऑफ द सबलाइम। पोइट ऑफ द सबलाइम किसने कहा? जॉन ड्राइडन ने मिल्टन को कहा था, क्योंकि इसमें ग्रैंड स्टाइल थी और अबव ह्यूमन नेचर थे, जिनके करेक्टर यानी कि ह्यूमन को रखते ही नहीं थे, ह्यूमन करेक्टर से ऊपर वाले रखते थे, जिसमें उन्होंने सैटर्न पैराडाइज लॉस्ट में दिया है। विलियम ब्लैक प्लस द एडमंड स्पेंसर एज मिल्टन्स प्रिकर्सर। विलियम ब्लैक एडमंड स्पेंसर को मिल्टन के प्रिकर्सर, उसके अग्रणी या उसके दूत के रूप में जानते हैं। एंड सा हिमसेल्फ एज मिल्टन्स पोइटिकल सन, और वह खुद को मिल्टन का एक पोइटिकल काव्यात्मक पुत्र मानते हैं। ब्लैक इन हिज पोइम मिल्टन ए पोइम, ब्लैक ने अपनी कविता लिखी थी मिल्टन ए पोइम, यूज्ड मिल्टन एज ए करेक्टर, जिसमें मिल्टन को एक करेक्टर के यूज़ किया था। मिल्टन कंसिडर्ड हिम ए मेजर पोइट। ब्लैक अपने उनके मिल्टन को एक मेजर पोइट्स के रूप में मानता है। ब्लैक मेड द इलस्ट्रेशन, उन्होंने चित्र बनाए थे ऑन बोथ पोइम्स। ला एलेग्रो द हैप्पी मैन एंड इल पेंसोरेसो द मेलंकली मैन के ऊपर उन्होंने चित्र बनाए थे। विलियम वर्ड्सवर्थ बिगेन हिज सोनेट्स लंदन 1802 विथ मिल्टन दो शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ मिल्टन को ये कहना चाहते हैं कि मिल्टन तुम्हें इस वक्त जिंदा होना चाहिए था। एंड मॉडल्ड हिज द प्रील्यूड ए ब्लैंक वर्स एपिक ऑन पैराडाइज लॉस्ट। इसमें वह लंदन 1802 में वह मिल्टन को इसलिए जिंदा होने की बात कर रहे हैं क्योंकि वो ये कह रही हैं कि लंदन की अब नैतिकता पूरी तरह से गिर चुकी है और लोग स्वार्थ और धन के लालच में डूब गए हैं। अब आपके निर्देश की ज़रूरत है और आपके ज्ञान की ज़रूरत है लंदन को। जॉन कीट्स एक्सक्लेम्ड दैट, जॉन कीट्स ने कहा था मिल्टनिक वर्क्स कैन नॉट बी रिटन बट एन आर्टफुल और रेदर आर्टिस्टिक ह्यूमर। जॉन कीट्स ने कहा था कि मिल्टन के जो वर्स है उनको लिखा नहीं जा सकता एन आर्टफुल, क्योंकि उन्होंने मिल्टन के जो वर्स थे उनको आर्टिफिशियल बताया, नेचुरल नहीं बताया उन्होंने, उनमें आर्टिफिशियल की झलक दिखाई देती है। जॉन कीट्स ने एक वर्क लिखा था हाइपरियन को उसने बीच में छोड़ दिया क्योंकि जॉन कीट्स को ये लगने लगा कि यह जो मैं स्टाइल को फॉलो कर रहा हूँ वो मिल्टन की स्टाइल है, और अगर मैं मिल्टन की स्टाइल को फॉलो करूँगा तो उसको लगने लग गया कि जॉन कीट्स अपनी छवि खुद खो देगा और जॉन कीट्स को नहीं जाना जाएगा। इसलिए उन्होंने मिल्टनिक जो वर्स थे उनको फॉलो करना बंद कर दिया और उन्होंने नेचुरली और कुछ नया लिखना शुरू किया। हारोल्ड ब्लूम इन द एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस रॉट दैट। हारोल्ड ब्लूम ने द एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस अपने वर्क में ये कहा था, जो कि आपका 1973 का है। उन्होंने ये कहा था कि मिल्टन इज़ द सेंट्रल प्रॉब्लम, मिल्टन को सेंट्रल प्रॉब्लम बताया इन एनी थ्योरी एंड हिस्ट्री ऑफ पोइटिक इन्फ्लुएंस इंग्लिश। उन्होंने ये कहा था कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में मिल्टन एक सेंट्रल प्रॉब्लम के रूप में है, क्योंकि मिल्टन एक ऐसा पहाड़ है जिसके ऊपर से किसी भी कवि को महानता पाना इतना आसान नहीं है। हारोल्ड ब्लूम के अनुसार जो रोमांटिक पोइट्स थे, जिसमें जैसे वर्ड्सवर्थ है, शैले है एंड कीट्स है, उनको प्रसिद्धि पाने के लिए जॉन मिल्टन से खूब लड़ना पड़ा, उनसे संघर्ष करना पड़ा, फिर जाकर उनकी कहीं ना कहीं जाकर पहचान बन पाई। वे भी ये सोचते थे कि जितना कुछ अच्छा लिखा जा सकता है वो सब मिल्टन ने लिख दिया है, अब कुछ अच्छा लिखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, यानी कि मिल्टन ने उनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। ए मिल्टन्स एरियोपेगेटिका इज साइटेड एज द फर्स्ट अमेंडमेंट द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशंस। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मिल्टन की जो एरियोपेगेटिका है उसको फर्स्ट अमेंडमेंट, पहला संविधान संशोधन यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन में उसको शामिल किया गया है, उसमें उसको माना गया है, जो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात करती है। कोटेशन फ्रॉम एरियोपेगेटिका से कोटेशन, ए गुड बुक इज द प्रीशियस लाइफ ब्लड ऑफ ए मास्टर स्पिरिट एम्ब्लेम्ड एंड ट्रिजर्ड अपॉन पर्पज टू ए लाइफ बियॉन्ड लाइफ। इसमें मिल्टन ये कहना चाहते हैं कि अच्छी किताब एक लेखक का खून पसीना होती है और उसमें लेखक अपनी आत्मा को उसमें डालता है।
ताकि वो अपने विचारों को जिंदा रख सके और उस विचारों को अपने अमर बना सके। यानी कि किसी लेखक की किताब को जलाना किसी व्यक्ति की हत्या करने से भी कहीं अधिक पाप है, क्योंकि उसमें भी लेखक के विचारों का अंत होता है जो कि अमर विचार थे। 1631 अपीयर्ड इन 2 नरेटिव पोएम्स टुगेदर, ले एलिग्रो एंड इल पेंसोरोसो में 1631 में इन्होंने 2 पोएम को पब्लिश किया था। ले एलिग्रो मीन्स हैप्पी मैन, contrasting the comparisons of the pastoral poem. Il Penseroso means the melancholy man. He also wrote a sonnet entitled On His Having Arrived at the Age of 23. जब वह 23 वर्ष के हो गए थे तो उन्होंने यह सोनेट लिखा था, जब वो हॉर्टन में रह रहे थे, अपने पिता के घर पे प्राइवेट स्टडी कर रहे थे वहाँ पे। ला एलिग्रो इज रिटन इन द ऑक्टोसिलेबिक कपलेट, टेट्रामीटर कपलेट में लिखा गया ऑक्टोसिलेबिक में। हिज सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन द लेट मैसेकर इन पीडमोंट आर रिटन इन द आयम्बिक पेंटामीटर। ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे गई हैं। मिल्टन जो लिखता था उसकी शायरी तो आयम्बिक पेंटामीटर थी, लेकिन उन्होंने सोनेट लिखे थे उसमें राइम्ड है, लेकिन जो उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखा वो राइम्ड नहीं है, वो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। द एलिजी लिसिडस 1638 इज रिटन इरेग्युलर मीटर एंड राइम, उसमें मीटर और राइम इरेग्युलर है। ड्राइडन ने मिल्टन को कहा था पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर, स्पेंसर का काव्यात्मक पुत्र कहा था, क्योंकि ड्राइडन ने कहा था कि मिल्टन ने खुद उसे कहा था कि वह स्पेंसर को फॉलो करता है, स्पेंसर की शैली को फॉलो करता है, तो इसलिए ड्राइडन ने उसको कहा था पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर। टेनिसन ने मिल्टन को क्या कहा? टेनिसन, द माइटी माउदे इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज, गॉड गिफ्टेड, ये गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन एंड वॉइस ऑफ इंग्लैंड। ये ऑर्गन ये वही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो जॉन ड्राइडन ने अपनी पोइम ए सॉन्ग फॉर सेंट सीलियाज डे में इसने ऑर्गन के बारे में बताया है, वही ऑर्गन है। ये ऑर्गन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है और उसकी धुन भरी भरी लगती है। उसी प्रकार जिस सोनेट या जिस कविता को मिल्टन लिखता है उसकी आवाज़ ऐसी होती है, और मिल्टन को गॉड गिफ्टेड ऑर्गन मिला है और वह इंग्लैंड की आवाज़ है। वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा है? द सोनेट इन मिल्टन्स हैंड बिकम्स ए ट्रम्पेट, कोई भी सोनेट जब मिल्टन के हाथ में आता है तो वह एक ट्रम्पेट तुरही की तरह बन जाता है। हिज मास्क्यूज कॉमस 1634 इज सबटाइटल्ड ए मास्क्यू प्रेजेंटेड एट लड्डो कासल 1634 ऑन मैकियालमस नाइट। ये मैकियालमस नाइट जो है यह क्रिश्चियंस का एक त्यौहार है। उस समय इसको प्रेजेंट किया गया था, जो कि जॉन एगरटन के सामने किया था, जो कि फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर है, इसके सम्मान में इसको प्रेजेंटेड किया था। इट वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड बिफोर जॉन एगरटन। इसका जो ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया और इसका जो म्यूजिकल है वो कंपोज किया है हेनरी लॉज ने। द मास्क्यूज ऑफ आर्केड्स 1632 वॉज रिटन इन द प्रेज ऑफ अलाइस स्पेंसर, कोर्टेस ऑफ डोवेगर ऑफ डेरबी। ये एक महिला थी, उस समय की प्रतिभावान महिला थी, उस महिला के सम्मान में लिखा गया था आर्केड्स। कॉमस लिखा गया था जॉन एगरटन जो कि फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर था, और आर्केड्स लिखा गया था एलाइस स्पेंसर जो कि काउंटेस ऑफ डोवेगर ऑफ डेरबी थी। द मास्क्यूज ऑफ मिल्टन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मास्क्यू ऑफ बेन जॉनसन। बेन जॉनसन से कौन इन्फ्लुएंस्ड थे? मिल्टन थे इन्फ्लुएंस्ड। हॉर्टन पॉइम्स, उनकी हॉर्टन पॉइम्स किनको कहा जाता है? फ्रॉम 1635 मिल्टन स्पेंट 6 years एट हॉर्टन इन इंटेंसिव प्राइवेट स्टडी। जब उन्होंने अपनी प्राइवेट स्टडी में 6 साल वो जो बिताए थे, जहाँ पे हॉर्टन उनके घर पे बकिंगम शायर में, उन्हीं को हॉर्टन पॉइम्स कहा जाता है, जिनमें उन्होंने लिखी थी अपॉन द सर्क्यूमसिजन्स एट ए सोलेमन म्यूजिक एंड ऑन टाइम एंड आर्केड्स एंड कॉमस। इसमें ये क्या क्या बताते हैं वो आपको बताते हैं। अपॉन द सर्कमसिजन में उन्होंने बताया ऐसे ईसाई धर्म का ये पवित्र दिन होता है। सर्कमसिजन ईसाई धर्म का पवित्र दिन होता है। जीसस का त्याग बताया है इसने, और जीसस का दर्द बताया है जो कि मानव जाति के लिए उद्धार का कारण बना। एंड एट ए सोलेमन म्यूजिक में उन्होंने सोलेमन म्यूजिक में उन्होंने वॉइस और वर्स को कंपैरिजन किया है, और आवाज़ यानी कि वॉइस यानी कि आवाज़ और वर्स यानी कि कविता, इन दोनों को बहने बताया है जो धरती पर स्वर्ग जैसा संगीत पैदा करती है।
उन्होंने ये कहा है कि जो स्वर्ग का जो संगीत है वो बिगड़ गया है, जो वहाँ के लोगों ने बिगाड़ दिया है। लेकिन यहाँ सोलोमन म्यूजिक, वॉइस और वर्स दोनों सिस्टर्स हैं जो धरती पर स्वर्ग जैसे संगीत पैदा करती है। ऑन टाइम में उन्होंने समय को ललकारा और उसने कहा कि समय सिर्फ उसी चीज़ को ख़त्म करता है जो या तो बुरी है या फिर नाश्वर है। समय जब सबका अंत कर देगा तो भी दो चीज़ बच जाएगी, इटर्निटी यानी कि सच्चाई व प्यार उसमें बचेंगे। उन्होंने आर्केड्स और कॉमर्स दोनों स्वांग लिखे थे। और लिसिडस उन्होंने एलिजी लिखी थी एडवर्ड किंग अपने दोस्त की मृत्यु पर। ए मैथ्यू आर्नल्ड कॉल्ड मिल्टन स्टाइल एज ग्रैंड स्टाइल। मैथ्यू आर्नल्ड ने मिल्टन की स्टाइल को ग्रैंड स्टाइल कहा है। लिसिडस इज रिटन 6 सेक्शन। लिसिडस को 6 सेक्शन में लिखा गया है, जिसमें एक प्रोलॉग है, उसमें 4 मेन पार्ट्स है और एक एपिलॉग लिखा हुआ है लास्ट में। और उसमें लिसिडस का जो मेन कोटेशन है वो यह है, काम ऑफ माइंड ऑल पैशन स्पेंट इज ए फेमस लाइन फ्रॉम सैमसन एगोनिस्ट। सॉरी, ये सैमसन एगोनिस्ट से ली गई है। एंड काम ऑफ माइंड ऑल पैशन स्पेंट, ये उन्होंने सैमसन एगोनिस्ट से ली गई है। इसमें सैमसन एगोनिस्ट जो कि एक क्लोजेट ड्रामा था, जो कि सिर्फ ओनली फॉर रीडिंग के लिए आता है, नॉट फॉर स्टेज परफॉर्मेंस। फैम इज नो प्लांट दैट ग्रोज ऑन मॉर्टल सॉइल फ्रॉम लिसिडस। ये लिसिडस से लिया गया है। फैम यानी कि जो शान और जो शोहरत है वो धरती पर है ही नहीं। धरती पर जो है वो अपने साथ मिल जाती है, यानी कि जो हर चीज़ जो मिट्टी में मिल जाती है उसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन जो असली जो फैम है वो स्वर्ग में है, जो कि ईश्वर के द्वारा दी जाएगी। ईश्वर ही निर्धारण करता है कि वास्तव में कौन महान है। और उन्होंने डॉक्टर जॉनसन क्रिटिसाइज्ड लिसिडस, उन्होंने लिसिडस को क्रिटिसाइज किया फॉर द इनहरेंट इम्प्रोबेबिलिटी बताया, फॉर इट्स पेस्टोरल कन्वेंशन। वो इसलिए बताया क्योंकि मिल्टन ने जो अपने दोस्त एडवर्ड किंग के लिए लिसिडस 1637 में लिखी थी, उसमें मिल्टन ने शेफर्ड्स के बारे में लिखा था। यानी कि मिल्टन उसमें ये बताता है कि मैं और मेरा दोस्त भेड़ें चराने जाते थे और वहाँ पे इसकी मौत हो जाती है। लेकिन सैमुअल जॉनसन को यह एकदम नकली लगता है, क्योंकि सैमुअल जॉनसन को यह पता था कि मिल्टन और उसका मित्र एडवर्ड किंग कभी भेड़ें चराने गए ही नहीं थे। यानी कि सिर्फ नकली और दिखावे पर लिखी गई है, इसी कारण उनको यह फर्जी लगती है। और इतना ही नहीं, जॉनसन ने यह भी कहा था कि लिसिडस इतनी बुरी कविता है कि अगर किसी को यह पता ना हो कि इसे मिल्टन ने लिखा है तो कोई भी इसे पसंद नहीं करेगा। इसको पढ़ने का कारण मिल्टन की महानता है, ना कि कविता की कोई असली खूबी। इसमें दो बड़े बड़े मेन फैक्ट हैं इसको ना पढ़ने के। इसमें दिखावा किया गया है, दिखावा यानी कि मिल्टन इसमें अपने दोस्त एडवर्ड किंग के लिए रोने के बजाय यहाँ पर अपनी विद्वता को प्रकट करता है। और ये अननेचुरल है, यानी कि भेड़ों वाली बात, जो कि इम्प्रोबेबल लगती है। किसको लगती है? डॉक्टर जॉनसन को यहाँ पे लगती है। ड्राइडन वॉज द फर्स्ट टू से दैट सैटन इज़ द रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। ड्राइडन ने कहा था कि सैटन ही पैराडाइज लॉस्ट का रियल हीरो है। वो इसको रियल हीरो इसलिए बताता है क्योंकि सैटन इसमें एडम और ईव को मारकर बाद में विजयी होता है, तो जो विजयी होता है उसी को ये हीरो मानता है। यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी और है कि जो रोमांटिक पोइट्स थे वो भी इनको हीरो मानते थे, लेकिन वो उनका हीरो मानने का कारण अलग है और इनका अलग है। वो हीरो इसलिए मानते थे रोमांटिक पोइट्स क्योंकि सैटन पुरानी संस्कृतियों और कुरीतियों के खिलाफ लड़ रहा था और उसको ईश्वर के पहाड़ को तोड़ना था। उसी प्रकार रोमांटिक जो पोइट थे वो मिल्टन जैसे पहाड़ के लिए लड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने अपना आदर्श सैटन को माना। विलियम ब्लैक इन हिज मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल में विलियम ब्लैक ने मिल्टन के बारे में कहा है कि ही वॉज ट्रू पोइट ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोविंग इट। उन्होंने ये बताया कि मिल्टन ने जो अपना लिखा है पैराडाइज लॉस्ट, इसमें वह गॉड के प्रति तो पूर्ण रूप से समर्पित था, लेकिन उसकी जो अंतरात्मा भाव था वो रिवोल्यूशनरी था, इसीलिए उसने सैटन के पक्ष में लिखा। इसलिए उन्होंने कहा कि ही वॉज ए ट्रू पोइट, वो एक सच्चा कवि तो था, लेकिन वो डेविल की पार्टी का था। लेकिन इसका मिल्टन को पता ही नहीं था, जो कि उसने लिख दिया। विलियम हैजलिट इन इज ऐसे ऑन मिल्टन सोनेट्स में वो लिखता है मिल्टन के बारे में, कंपेयर्ड विथ पैराडाइज लॉस्ट दे आर लाइक टेंडर फ्लावर्स दैट अडॉर्न द बेस ऑफ सम प्राउड कॉलम और स्टेटली टेम्पल। उसमें बताता है कि पैराडाइज से लॉस्ट से तुलना करते हुए
कि वे सिर्फ नाजुक फूलों के समान है जिनको सराहा जा सकता है उनके बेस पर। मिल्टन ने 24 सोनेट्स लिखे थे, जिसमें से 19 इन्होंने इंग्लिश में लिखे थे और 5 इसमें लैटिन में लिखे थे उन्होंने। सोनेट्स पेट्रार्कन सोनेट लिखे थे, कंप्राइजिंग एन ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ऑक्टेव में बी डिवाइडेड इनटू 2 स्टेंजा, ए बी ए बी ए ए बी ए बी ए, एंड सेस्टेट इनटू 2 स्टेंजाज ऑफ 3 लाइन्स ईच, कॉल्ड टरसेट, ईडीई, ईडी एंड सीडीई। मेजर वर्क्स ऑफ मिल्टन। मिल्टन के जो मुख्य वर्क्स हैं वो कौन कौन से हैं? इन्होंने पोइट्री और ड्रामा में ऑन शेक्सपियर 1630 में लिखा था, ला एलेग्रो, एल पेंसोरोसो, ए मास्क ऑफ प्रेजेंटेड एट लडलो कास्ट 1634, लिसिडस, पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, यानी कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन द लेट मैसेकर इन पीडमोंट 1655, पैराडाइज लॉस्ट 1667 1674, पैराडाइज रिगेंड एंड सैमसन एगोनिस्ट, पोएम्स सी अपॉन सेवरल ओकेजन्स 1673 में इन्होंने लिखी थी। और इन्होंने प्रोज लिखे थे ऑफ रिफॉर्मेशन, प्रीलेटिकल एपोस्केपेसी और एनिमेड वर्जन्स एंड द रीजन्स ऑफ चर्च गवर्नमेंट आर्ग्यूड अगेंस्ट प्रीलेटरी एंड द अपोलॉजी फॉर स्मेक्टाइनस एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, जजमेंट ऑफ मार्टिन ब्यूसर कंसर्निंग डिवोर्स 1644 में उन्होंने लिखा था। ऑफ एजुकेशन 1644 के ऊपर लिखा था। आइडियोपेगेटिका 1644 में ही लिखी थी। ए ट्रेटिज ऑफ सिविल पावर एंड द रियडी एंड ईजी वे टू इस्टेब्लिश ए फ्री कॉमनवेल्थ, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, ऑफ ट्रू रिलीजन के बारे में उन्होंने लिखा था। और उसका जो अंतिम वर्क था वो था डी डॉक्ट्राइन क्रिश्चियना, जो उनका था, और ये उसमें 1823 लिखा हुआ है इसके बारे में। और जो मिल्टन का वर्क है उसमें उसकी थियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल थीम्स के बारे में बताया जाता है, जिसमें ओबीडियंस और रेबिलियन स्वभाव के बारे में बताया है, जिसमें एक आज्ञाकारी है और एक रिबेलियन विद्रोही है जो कि सैटन है। द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज एन एक्ट ऑफ डिसओबीडियंस, जिसमें आज्ञा न मानने का मेन सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है उसका। मिल्टन एक्सप्लोर्स द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रेबलिंग against God's hierarchy, contrasting Satan, destructive defiance with Adam and Eve, eventual repentance, जिसमें सैटन आदम और ईव के डिफाइंस को डिस्ट्रक्टिव करना चाहता है। फ्री विल प्रीडेस्टिनेशन। मिल्टन आर्ग्यूड दैट although God has foreknowledge of all events, human beings possess free will. In his view, obedience is only meaningful it is the freely chosen rather than forced.